हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑन वेव ऑप्टिक्स। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे पोलराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट की। देखो, पोलराइजेशन जो है ना, वो वेव फिनोमिना है लाइट का। आप लाइट को अगर रे मानोगे तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। लाइट को क्या मानना पड़ता है? वेव मानना पड़ता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड और सीईटी में पूछे जाते हैं। देखो, पोलराइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल, वो सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि इस पोलराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है इसको हम हमारे डेली लाइफ में रिलेट कर पाए। अगर आप आई ग्लासेस पहनते हो या आपने कभी सन ग्लासेस पहने हैं, अगर ये सन ग्लासेस या आई ग्लासेस किसी पोलराइज्ड मटेरियल से बने हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है? अगर आप बहुत चिलचिलाती धूप में भी जाओगे ना तो भी आंखों में जलन नहीं होती है। आंखें ना, आपकी जो पर्टिकुलर आंखें हैं वो काफ़ी सुकून महसूस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलराइज्ड मटेरियल जो है, इनके अंदर जब लाइट रेज जाती है तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो सडनली कम हो जाती है, जिसके कारण आंखों में जो ग्लेयर है या आंखों पर जो सनलाइट की वजह से ग्लेयर आ रहा है वो कम हो जाता है। उसी तरीके से पुराने ज़माने में जो टीवी हुआ करती थी ना, उनके आगे अगर आप बैठोगे तो ज़्यादा देर अगर बैठ गए तो आंखों में जलन पैदा होती थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या होते हैं, जो नए एलईडी टीवीज़ है, एलसीडी टीवीज़ है, या आपके कंप्यूटर या मॉनिटर जो होते हैं कंप्यूटर के, उनके सामने आप काफ़ी देर भी बैठे हो तो ईजिली बैठ पाते हो। वो इसलिए क्योंकि आज के ज़माने के जितने भी टीवीज़ और आपके स्क्रीन्स आ रहे हैं वो पोलराइज्ड मटेरियल से बने होते हैं, जिसके कारण लाइट की इंटेंसिटी जो है आपकी आंखों पर जो आती है वो कम हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा भी गाड़ी के विंडशील्ड जो होते हैं, हेलमेट के वाइजर्स होते हैं, वहाँ पर भी पोलराइज्ड मटेरियल का यूज़ किया जाता है ताकि आगे से जो लाइट आपकी आंखों में एंटर हो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और आप अच्छी तरीके से आगे देख पाओ। ठीक है। तो चलो पहले क्या करते हैं, पोलराइजेशन की बेसिक डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो डेफिनेशन कहती है, पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट। उसमें भी पर्टिकुलरली उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज नोन एज पोलराइजेशन। देखो, यहाँ इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को तीन हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बोला है रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब लाइट के जो वाइब्रेशंस है उन्हें रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट करना है। कहाँ? इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक लाइट वेव है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने वाली है। तो सपोज आई हैव अ लाइट वेव विच इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ऐसी वो जा रही है आगे। ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेट से इट इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हमारी लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम दिस सोर्स। अब हम जानते हैं लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन चल रहा होता है, और वो वाइब्रेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाते हैं। हालांकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप सेकंड या थर्ड लेक्चर देख लीजिए, वहां पर हमने लाइट के वेव नेचर को अच्छे से समझा है। फिलहाल मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरे पास जो लाइट वेव है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, उसमें मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वाइब्रेशंस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ली है उसके जो फील्ड वेक्टर्स है, वो फील्ड वेक्टर्स मैं किस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर दिखा रहा हूँ? एक्स डायरेक्शन में। और वो किस डायरेक्शन के अलोंग हो रहे हैं? मान लो वो वाई डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उन्हें मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। सो ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और ये जो फील्ड वेक्टर है ये अपने मीन पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक ऐसे वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और हम जानते हैं कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी जो ऑसिलेशन होता है उसे हम उसके इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई कैन राइट इफ ई इज अ वेक्टर which is actually displacing from the mean position, it will be given by E is equal to E naught times of sine of ओमेगा टी। ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो ई नॉट है, ई नॉट क्या बताता है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दिस विल बी ई नॉट। तो बेसिकली ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। अब हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So this is the magnetic field like this, ऐसे।
तो यहाँ पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उसके जो फील्ड वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। ठीक है, यहाँ इस तरीके से अगर मैं इसका स्कीमेटिक ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हुए दिखा रहा हूं आपको इस तरीके से। ठीक, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसको परपेंडिकुलर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। चलेगा। अब जैसे मैंने कहा एक लाइट पल्स में क्या होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी लाइक दिस। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बट उसका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा अलग दिशा में है। तो इस तरीके से उनके जो होंगे वो वाइब्रेशन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, और उससे परपेंडिकुलर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर से इस तरीके से, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जो फील्ड वाइब्रेशंस होंगे या वाइब्रेटिंग वेक्टर्स होंगे वो यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे। चलो स्कीमेटिक में भी उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो इट वुड लुक लाइक दिस। तो दिस इज अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, और उसको परपेंडिकुलर मैंने और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है। चलेगा। अब देखो यहाँ तो फिलहाल हमने दो ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिखाए हैं, बट इन रियलिटी देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब किसी भी लाइट वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे हैव देयर फील्ड वेक्टर वाइब्रेटिंग इन ऑल द डायरेक्शन, सच अ लाइट वेव इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट वेव। तो ये क्या हो गई, एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव हो गई, जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है वो सारी दिशा में वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब ये जो पोलराइजेशन का फिनोमिना है ना, इसे समझाने के लिए जब मैं अनपोलराइज्ड लाइट वेव निकालूंगा तो वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो इंटेंसिटी का काम होता है, मतलब पोलराइजेशन के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी चेंज होती है उसमें इंटेंसिटी का रिलेशन ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंटेंसिटी उतनी आपको अफेक्ट होते हुए नहीं दिखाई देती, हमें इंटेंसिटी को स्टडी करना पड़ता है बाद में, इसलिए सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। हालांकि पोलराइजेशन इस कॉन्सेप्ट को आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी समझ सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक अप्रोच इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लिया गया है तो हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अनपोलराइज्ड लाइट हमने निकाल ली, अब पोलराइजेशन क्या होता है। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट किसी पर्टिकुलर पोलराइजिंग मटेरियल से पास होता है तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो फील्ड वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पोलराइजर कंसिडर कर रहा हूँ। ये पोलराइजर क्या होता है, तो कोई एक टॉर्मालाइन का क्रिस्टल या फिर निकोल प्रिज्म मटेरियल जो होते हैं, दे एक्ट्स एज अ पोलराइजर। इसके अंदर एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है, इस ट्रांसमिशन एक्सिस को पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको पास करता है, अदरवाइज बाकी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हें वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज दिस इज अ पोलराइजिंग मटेरियल, सो इसको हम पोलराइजर कह लेते हैं। किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है मटेरियल सच एज टॉर्मलाइन क्रिस्टल, टॉर्मलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म जो होते हैं, निकोल प्रिज्म, इससे हमारे पोलराइजर बनते हैं, उनकी शीट्स बनती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन पोलराइजर के पास एक अपना ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एक्सिस आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज दिस इज एन एक्सिस ऑफ अ पोलराइजर और इसको हम ट्रांसमिशन एक्सिस बोलते हैं, इसलिए मैं इसको T ऐसे मार्क कर रहा हूँ। तो लेट्स से T इज द ट्रांसमिशन एक्सिस और इसी को ही हम बोलते हैं पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर। अब इस पोलराइजर की खासियत क्या होती है, जब कोई अनपोलराइज्ड लाइट वेव इस पोलराइजर पर आकर इंसिडेंट होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस पैरेलल होंगे इस ट्रांसमिशन एक्सिस को, वही इससे पास हो पाएंगे, और जो फील्ड वाइब्रेशन एट सर्टेन एंगल होंगे, कहाँ से, इस ट्रांसमिशन एक्सिस से, तो वो
पास नहीं होने देगा ये पोलराइजर। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने लाइट वेव आपको निकाल कर दिखाई है या उसके जो फील्ड वेक्टर से आपको निकाल कर दिखाए हैं, ये डायरेक्टली इस पोलराइजर से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फील्ड वेक्टर ऐसे पास होते हुए दिखा रहा हूँ। सपोज दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विच इज नाउ पास थ्रू द पोलराइजर। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये इसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इट हैज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर हैविंग सम एंगल विद द ट्रांसमिशन एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक कंपोनेंट बनेगा which would be parallel to the direction of transmission axis because electric field is basically a vector quantity and vector can be resolved। तो मान लो यहाँ पर मैं इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो वर्टिकल है दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर लेते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अगर मैं वर्टिकली इसको रिजॉल्व करता हूँ, ऐसे वर्टिकली अगर रिजॉल्व करता हूं, तो दिस इज माई एंगल थीटा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, बराबर है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी ई साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आप अगर इमेजिन कर पा रहे होंगे, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, वो सीधा सीधा ब्लॉक हो जाएगा इस पोलराइजर पे, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लेकिन इस ट्रांसमिशन एक्सिस से आगे पास हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज माई ई कॉस थीटा, और पहला वाला तो था वो सिंपली क्या था, दिस वाज ई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रहेंगे उनके वही कंपोनेंट पास हो जाएंगे इस पोलराइजर से, जो क्या है, ट्रांसमिशन एक्सिस को पैरेलल है। इस तरीके से फाइनली जब पोलराइज होकर लाइट बाहर आएगी फ्रॉम पोलराइजर, सो यू वुड बी सीइंग द वाइब्रेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर, यहाँ मान लीजिए वाई डायरेक्शन में ही अगर सारे वाइब्रेशंस आप देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से हम एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया इसी पर्टिकुलर प्लेन में सारे के सारे जो वाइब्रेशंस है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, एंड दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। दिस इज व्हाट इट इज टोल्ड इन द डेफिनेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर हम फिर से पढ़ेंगे तो फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव विच इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। अब होता क्या है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स अगर आप पोलराइजर से पास करोगे तो ऑब्वियसली लाइट की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी इट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, अगर उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस। तो ड्यू टू रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ऑल्सो रिड्यूसेस, एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड पोलराइजेशन। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, पोलराइजेशन से रिलेटेड और एक दो चीजें हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, लाइट वेव, यहाँ इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, लेट देयर बी ए अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर हम एक अनपोलराइज्ड लाइट इस तरीके से इमेजिन करेंगे, और इस अनपोलराइज्ड लाइट में जो इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड है फील्ड वेक्टर का, उसे हम ई नॉट मान लेते हैं। मतलब ये जो फील्ड वेक्टर था ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मान लो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट। तो यहाँ पर मैं ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर अनपोलराइज्ड लाइट। तो दिस इज माई unpolarized light because this particular light have electric field vibration in all the direction. Now let there be a polarizer. यहाँ पर हम आगे एक polarizer रख रहे हैं, this is a polarizer, और यहाँ इस polarizer का ये है transmission axis। तो this is my transmission axis। इस पोलराइजर को आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ टॉर्मलाइन क्रिस्टल और निकोल प्रिज्म, ठीक है। चलो अब क्या होगा, व्हेन दिस अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट अपॉन द पोलराइजर, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सिस विल पास थ्रू इट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे जो पैरेलल होंगे ट्रांसमिशन
एक्सिस से। अगर मान लो अनपोलराइज्ड लाइट में मैं एक ही वेव कंसिडर कर रहा हूं जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन इज लाइक दिस, और उसका जो मैग्नीट्यूड है फील्ड वाइब्रेशन का वो है ई नॉट। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किया है ई नॉट, जिसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हैज एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर। तो यहाँ पर हम पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं। लेट दिस इज बी अ थीटा, this is theta which is the angle made by direction of vibration of electric field vector with respect to transmission axis. so E naught को अगर मैं रिजॉल्व करूँ वर्टिकली तो वो क्या बन जाएगा, that would be E naught cos of theta, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा E naught sin of theta। लेकिन ध्यान में रहने वाली बात ये है कि E naught sin of theta परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है ट्रांसमिशन एक्सिस को, तो ये पास नहीं होगा। कौन पास होगा, सिर्फ ई नॉट कॉस ऑफ थीटा। अगर जो लाइट पोलराइज्ड होके बाहर आई है उसके एम्पलीट्यूड को मैं E1 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, E1, देन E1 वुड बी नथिंग बट इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ थीटा। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो, अब ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये जिस प्लेन में रेस्ट्रिक्ट हुए हैं उस प्लेन को यहाँ पर मैं जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर x होता और फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो अलोंग द y डायरेक्शन हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज माय xy प्लेन एंड इन दिस पर्टिकुलर प्लेन ओनली द वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड। तो जिस प्लेन में वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्ट होते हैं उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और यहाँ और एक प्लेन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जिसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय ड्रॉइंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू द पोलराइजिंग शीट, और इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दिस इज माय प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे बोर्ड में वगैरह व्हाट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज द प्लेन इन विच द डायरेक्शन द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और लाइट is basically restricted, and plane of polarization is the plane drawn perpendicular to the plane of vibration। चलेगा, आई होप इतना आपको समझ में आया है। अब देखो, ये जो लाइट है ना जो पोलराइज्ड हुई है इसे हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। सो दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन रिप्रेजेंट्स पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। चलेगा, अब और एक कुछ चीजें हैं समझ लो। ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है इसकी अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे, इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज ऑलवेज गिवन बाय लेटर आई नॉट, जहां पर ओ रिप्रेजेंट करता है अनपोलराइज्ड लाइट को या ओरिजिनल इंटेंसिटी को। सो द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज आई नॉट। दिस इज माय इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। और जो पोलराइज्ड लाइट है, यहां पर देखिए ये जो पोलराइज्ड लाइट है ना इसके इंटेंसिटी को हम सिंपली आई या I1 जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए कोई भी जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर आई नॉट भी प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, विच वुड बी आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर। फिलहाल हमने क्या माना है, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ना इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अभी तक हमने ध्यान में लिया है। सो आई नॉट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर। सो आई कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वायर। दिस वुड बी माई इक्वेशन 1, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में लिख रहा हूं। वैसे ही अगर मान लीजिए पोलराइजेशन हो गया तो आफ्टर पोलराइजेशन जो इंटेंसिटी है लाइट की अगर वो आई है, सो आई कैन राइट आई वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड वेव। तो ये जो पोलराइज्ड वेव है इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं ले रहा हूं E1, कितना ले रहा हूं
E1। तो E1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E1 वुड बी इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ई नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट ही तो अंदर आया था। सो आई कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वेयर, बट E1 इज नथिंग बट ई नॉट कॉस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब आप देखोगे तो ये k इंटू ई नॉट का जो स्क्वेयर है ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट आई नॉट। सो आई कैन राइट I, which is the intensity of light after polarization, comes out to be I naught times of cos square theta। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है और किस बात पर फोकस करना है, ये जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन, वो हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसके हाफ होता है। सो अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो आई की वैल्यू फाइनली कितनी आनी चाहिए, सो आई वुड बी इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय 2 आनी चाहिए, और ये हमेशा होगा आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन। डायरेक्टली जो इंटेंसिटी होती है ना वो 50% पे आ जाती है, इसलिए जब आप पोलराइज ग्लासेस पहनते हो तो जो सनलाइट होते हैं बाहर उनके कंपैरिजन में जो आपकी आंखों में जाने वाली धूप है वो डायरेक्टली उसकी इंटेंसिटी 50% लेस हो जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। हालांकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2, इसे हम आगे डेरिवेशन के फॉर्म में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है, पोलराइजेशन में क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन वो कैसे कम होती है, तो वी एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन ऑफ electric field vectors of light in one particular direction, and during their restriction of vibration some electric field which are actually perpendicular to the transmission axis of our polarizer they won't be able to pass, और कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनके सिर्फ वही कंपोनेंट इस पोलराइजर से पास होते हैं जो पैरेलल है ट्रांसमिशन एक्सिस को, इसलिए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल कर आता है वेव का जो पोलराइजर के बाद हमें मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होती है। लेकिन डेफिनेशन के तौर पर तो हमें इतना ही देखना है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, this phenomena is nothing but our polarization। polarization में जो unpolarized light होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन दे आर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसे हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर पोलराइजेशन द वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी का हाफ होती है एंड दिस वी हैव टू प्रूव। ये जो पोलराइजर होता है वो एक शीट हो सकती है, वो एक ग्लास जैसा मटेरियल हो सकता है, और वो किससे मिलकर जनरली बना होता है, टॉर्मलाइन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म जैसे मटेरियल का हम यूज करते हैं। यहाँ पर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स सी, we have a one question wherein we have been asked to show that the intensity of unpolarized light wave is reduced to half after the polarization। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक बेसिक सा सेटअप का स्कीमेटिक ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट होने वाली है। लेट देयर बी एन अनपोलराइज्ड लाइट, और इस अनपोलराइज्ड लाइट में मल्टीपल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे। तो दिस इज माय अनपोलराइज्ड लाइट वेव। ठीक है, आगे हम ले रहे हैं एक पोलराइजर लाइक दिस, दिस इज माय पोलराइजर। इसके ट्रांसमिशन एक्सिस को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक, और आगे जो हमें वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ही वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, चूंकि डेरिवेशन करना है तो अनपोलराइज्ड लाइट में मैं एक वेव इमेजिन कर रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट एंड उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन के वाइब्रेशन ने या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ने ट्रांसमिशन एक्सिस से सर्टेन एंगल किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वेव इमेजिन कर रहे हैं, सिंगल वेव जिसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट और उसका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है उसने कितना एंगल किया है ट्रांसमिशन एक्सिस से, थीटा एंगल किया है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, ई नॉट जो वेक्टर है उसका ट्रांसमिशन एक्सिस से जो एंगल है
वर्टिकल एक्सिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस, तो उससे जो एंगल है वो है थीटा। तो ई नॉट का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे पास होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड दैट वुड बी ई नॉट कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज E1 एंड दिस E1 विल बी इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो चलो अनपोलराइज लाइट वेव की अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो आई कैन राइट आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वेयर, दैट मीन्स आई नॉट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वेयर। दिस विल बी माई इक्वेशन 1। और वैसे ही अगर आफ्टर पोलराइजेशन लाइट की इंटेंसिटी अगर मैं आई लिखता हूँ, सो आई वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का square, because E1 is the amplitude of wave coming out of polarizer, and thus I can write I will be equal to k times of E1 का square, but E1 is nothing but E naught cos of theta, so E naught का square into cos square of theta. This is my I. ठीक है, चलेगा। अब देखो आगे हम बढ़ेंगे, so I can write I, which is the intensity of polarized light, would be equal to I naught times of cos square theta। बराबर है कि नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए k इंटू ई नॉट का स्क्वायर इज नथिंग बट आई नॉट। ये तो हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। दिस इज द प्लेन इन विच द वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑल। अब चलो एक काम कर लेते हैं, इतना जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है उसको मैं बेसिकली कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ताकि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ लिखते आना चाहिए। तो लेट्स कंसिडर एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव, अनपोलराइज्ड light wave passing through a polarizer, passing through a polarizer। ठीक है, चलो let E naught be the amplitude, E naught be the amplitude of an unpolarized wave, unpolarized यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेक्टर। ठीक है, लेट टी, यहाँ पर एक मार्क कर लेता हूं मैं, इसको नाम दे देता हूं टी, बी द ट्रांसमिशन एक्सिस, बी द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर, एक्सिस ऑफ पोलराइजर, एंड थीटा इज एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई नॉट, ई नॉट वेक्टर लिख रहा हूं ताकि डायरेक्शन बता सके, एंड टी, तो ई नॉट एंड टी के बीच का एंगल है थीटा। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, ई नॉट का वो कंपोनेंट जो ट्रांसमिशन एक्सिस से पास होगा उसका एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर लेट द कंपोनेंट of E naught that can pass through polarizer, that can pass through polarizer is E1, which is equal to E naught cos of theta। ये वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब हम डायरेक्टली आते हैं, इफ I naught is intensity of unpolarized light, intensity of unpolarized light, then हम डायरेक्टली लिखेंगे I naught is directly proportional to E naught का स्क्वायर, so I naught would be equal to k times of E naught का स्क्वायर। This is my equation 1. After polarization, after polarization, if intensity of light, if intensity of light is I, अगर intensity of light अगर I है तो I can write I would be equal to या फिर I would be directly proportional to E1 का square, because E1 is the amplitude of wave coming out of polarizer. So this would be directly I is equal to k times of E naught का square multiplied by cos square theta, where theta is the angle between direction of vibration of electric field vector and the transmission axis of polarizer. So I can write I would be equal to I naught, I would be equal to I naught, because k into E naught का square is I naught into cos square theta। ठीक है, this is my equation number 2।
अब जैसे कि मैंने बोला था, वी हैव टू प्रूव दैट दिस आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई टू। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इतना आ रहा है समझ में ना। अब ये जो है आई इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट व्हेन वी हैव कंसिडर्ड पोलराइज्ड लाइट हैविंग वन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैविंग एम्पलीट्यूड ई नॉट, बट इन रियलिटी देयर आर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इन एवरी डायरेक्शन। मतलब अगर मैं वर्टिकल एक्सिस को 0 डिग्री मान लूँ तो 0 से लेकर 2 पाई रेडियन तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो होंगे वो इसके अंदर वाइब्रेशन कर रहे होंगे। और अगर मुझे पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी, पोलराइज्ड लाइट की, तो उसमें वो सारे वेक्टर्स के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी उसे ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास तो एक सिंगल इंटेंसिटी है, मतलब सिंगल वेव की इंटेंसिटी है। तो अगर इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को मैं मान लीजिए I1 कहता हूं, तो वैसे ही अगर मैं दूसरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले रहा हूं, मान लीजिए इस तरीके से, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, ई नॉट है, लेकिन उसका जो एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस से वो मान लीजिए θ2 है। तो इसके कारण, इस पर्टिकुलर वेव के कारण जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी I2 विच इज नथिंग बट, वो कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से k टाइम्स ऑफ ई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ θ2। तो k इंटू ई नॉट का स्क्वायर इज नथिंग बट आई नॉट, मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 वुड बी इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ θ2। फिर मान लीजिए मैं तीसरा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ले रहा हूँ जिसका एम्पलीट्यूड तो है ई नॉट, लेकिन उसका जो एंगल है ट्रांसमिशन एक्सिस से वो अगर है θ3, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेव की इंटेंसिटी होगी I3 वुड बी इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ θ3। और ऐसे तो बिलियंस ऑफ वेव है। तो अगर ये इतने सारे वेव्स होंगे तो उनकी अपनी अपनी इंटेंसिटी जो कहाँ से पास होकर हमें मिल रही है, पोलराइजर से पास होकर मिल रही है, उन सबका एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो सपोज अगर मैं लिख रहा हूं I is the intensity of polarized light which is total intensity. This would be the summation of intensity due to first wave which is situated at certain angle, let's say θ1। फिर एक दूसरी वेव होगी जो कितने एंगल पर होगी, θ2 एंगल पर होगी, सो उसकी जो इंटेंसिटी आएगी उसको मैं I2 लिख रहा हूँ, फिर I3, फिर I4, और ऐसे n नंबर ऑफ वेव्स टोटल होंगे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव थीटा वाले पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर इनको आप ऐड करते चलो तो I1 मान लीजिए I नॉट टाइम्स ऑफ हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ θ1 जस्ट फॉर एग्जांपल, फिर I2 आ जाएगा I नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ θ2, प्लस आपको I3 लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते लास्ट का क्या आ जाएगा, I नॉट टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ θn, इस तरीके आएगा, बराबर है। अगर आप इनको देखोगे तो सब में क्या कॉमन है, आई नॉट कॉमन है, तो आई कैन टेक आई नॉट कॉमन, लेकिन बचता क्या है अंदर, कॉस स्क्वायर ऑफ θ1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ θ2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ θ3, ऐसे चलते रहेगा अप टू कॉस स्क्वायर ऑफ θn तक ये आएगा। अब आप अगर आप ये देखोगे कि θ1 θ2 θ3 θn, ये तो बिलियन नंबर ऑफ टाइम्स है। और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल है थीटा की वैल्यू, तो राइट फ्रॉम लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट थीटा होगा डी थीटा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर कुछ एंगल बना रहा है ट्रांसमिशन एक्सिस से तो वो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू डी थीटा से बनाएगा, और ये जो डी थीटा की वैल्यू होगी वो वेरी करती जाएगी राइट फ्रॉम 0 टू 2π। इतना समझ में आ रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है ना cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 प्लस cos स्क्वायर θ3 अप टू cos स्क्वायर θn, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और हमें कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है टू फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट विच इज आई हियर। अब देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम कैसे लेते हैं, सो यहाँ पर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा दैट आई नॉट, और ये यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π तक ऑफ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, और एवरेज वैल्यू लेना है तो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 2π एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो आई एम राइटिंग टू फाइंड the total intensity
intensity of polarized light, then we must take average intensity। ठीक, सो ये जो एवरेज इंटेंसिटी है इसको मैं आई लिख रहा हूं, एंड दैट वाई आई वुड बी इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ 0 टू 2 पाई cos square theta multiplied by d theta, and it will be divided by 2 pi. So this can be written as I is equal to I naught divided by 2 pi, 0 to 2 pi जैसा का वैसा cos square theta, इसको पावर रिड्यूस करके पावर रिडक्शन फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos of 2 theta divided by 2, राइट, मल्टीप्लाइड बाय d theta। अब देखो I is equal to आई नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो 2 है इधर आ जाएगा, सो दैट विल गिव यू 4, सो दिस इज 4 पाई। हमारे पास क्या बचता है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 0 टू 2 पाई डी थीटा प्लस अगेन 0 टू 2 पाई कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डी थीटा, बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन में आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ देखिए डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और थीटा को अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 2 पाई और 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डायरेक्टली आ जाएगा 2 पाई प्लस, देखो कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 2 थीटा, और 2 थीटा की वजह से ये आ जाएगा 2 नीचे, इन्हें भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 पाई। अब देखो ध्यान से 2 पाई तो जैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा अपॉन 2 में अगर मैं अपर एंड लोअर लिमिट को लगा दूं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के केस में ये जो थीटा है सबसे पहले हमें 2 पाई से रिप्लेस करना होगा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 वुड बी 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई की वैल्यू होती है 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 0, सो कुछ नहीं बचेगा, माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो साइन 0 अपॉन 2 इज क्या हो गया, फिर 0 हो गया। सो ये जो पूरा फैक्टर है साइन 2 थीटा अपॉन 2, जिसको लिमिट अप्लाई किए हमने 2 पाई एंड 0, ये निग्लेक्ट हो जाएंगे, इसको हमें हटा देना है। सो क्या बचता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। अब देखो 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई, तो ये फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। और मैं यहां पर फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको, पहले पोलराइजेशन के बाद, सबसे पहले पोलराइजेशन के बाद जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर पर आता है, तो सबसे पहले पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, आई नॉट डिवाइड बाय 2 ही होगी। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां देख लो, अगर मान लो ये एक अनपोलराइज लाइट वेव है, ऐसी जा रही है, ठीक, इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए है 250 यूनिट है, कितनी है 250 यूनिट, तो जैसे ही वो पहले पोलराइजर से पास होगी, ठीक, पहले पोलराइजर के बाद उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली हो जाएगी 250 डिवाइड बाय 2। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसमिशन एक्सिस पहले पोलराइजर का कौन से डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड है, वो कैसा भी रहने दो, वर्टिकल रहने दो, इंक्लाइन रहने दो, हॉरिजॉन्टल रहने दो, कुछ मैटर नहीं करता। सबसे पहली जो पोलराइज्ड वेव की इंटेंसिटी रहेगी वो हमेशा हाफ रहेगी अनपोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी की, ये हमें याद रखना है, एंड दिस इज द वेरी आइडिया बिहाइंड गिविंग दिस डेरिवेशन। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है सीटी का, देख लेते हैं क्या दिया है। When an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is। तो देखो लाइट अगर पास हो गई तो पास होने वाली इंटेंसिटी कितनी होती है, हाफ होती है, तो कितनी इंटेंसिटी पास नहीं होगी, हाफ पास नहीं होगी, तो यहां पर हम बोल सकते हैं डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड पूछा है, इसलिए बी विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी विल नॉट पास थ्रू द पोलराइजर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हमें सवाल दिया है, या फिर एक रिलेशनशिप पूछा है इन बिटवीन इंटेंसिटी वेरिएशन फॉर अ पोलराइज्ड लाइट वेव बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। अब ये पोलराइजर क्या है और एनालाइजर क्या है, देखो ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास ये इस तरीके से एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव है,
जो इस पाथ के अलोंग ट्रैवल करेगा। और चूंकि अनपोलराइज लाइट वेव है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन ऑल द डायरेक्शन। इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसे मैं आई नॉट लिख रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला पोलराइजर यहां पर रख रहे हैं। से दिस इज माय फर्स्ट पोलराइजर, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इज वर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से हमने वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर लिया है फर्स्ट पोलराइजर का, उसको मैं T1 लिख रहा हूं। अब होता क्या है, इस पोलराइजर से जो लाइट वेव पास होती है उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी, इस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए या इस इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हम एक दूसरा पोलराइजर लगाते हैं, और इस दूसरे पोलराइजर को हम बोलते हैं एनालाइजर, क्योंकि इसी के हेल्प से हम पहले पोलराइजर के थ्रू जो लाइट आ रहा है ना उससे आने वाले इंटेंसिटी को स्टडी कर सकते हैं। आप चाहो तो इस पोलराइजर से जो लाइट वेव आ रही है ना उसे ब्लॉक भी कर सकते हो बाय यूजिंग सम अदर पोलराइजर। अब ये ब्लॉक कैसे करेगा देखो मैं समझाता हूं। अब मान लो यहां पे मैं एक ले रहा हूं सेकंड पोलराइजर इस तरीके से, और इस पोलराइजर को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स से दिस इज अ सेकंड पोलराइजर, जो पहले ही पोलराइजर की तरह होता है, बस उसको हम यहां पर एनालाइजर कह रहे हैं। दिस इज माय एनालाइजर। एनालाइजर इज नथिंग बट अ पोलराइजर। उसका एक ट्रांसमिशन एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। इसको मैं लिख रहा हूं T2, ठीक। चलो अब यहां जो पहले पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और दूसरे पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उनके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। तो लेट्स से दिस इज द रेफरेंस ऑफ फर्स्ट ट्रांसमिशन एक्सिस, जिसको हमने T1 लिखा था ना, तो T1 और T2 के बीच के यहां पर एंगल में ले रहा हूं सपोज थीटा। लेट्स से थीटा इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड last polarizer of first and second polarizer which is my analyzer here. Now जब पहले पोलराइजर से हमारी ये अनपोलराइज लाइट वेव बाहर आएगी तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, which will be parallel to the transmission axis. Now सेकंड पोलराइजर से जो वाइब्रेशंस या इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस आगे पास होंगे दे मस्ट बी अलाइंड विद द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ दिस सेकंड पोलराइजर, और वी कॉल्ड इट एज एन एनालाइजर। तो यहां पर जो वाइब्रेशंस आगे आए हैं उन्हें मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से समझो, अनपोलराइज्ड लाइट में अगर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है और पोलराइज्ड लाइट की E1 है। अब ये जो E1 है ये हम जानते हैं कितना होता है, E0 cos ऑफ उस थीटा होगा। थीटा मतलब एंगल ऑफ वाइब्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस। ये थीटा नहीं, जो थीटा हम ट्रांसमिशन एक्सिस इन बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर की बात कर रहे हैं ना वो थीटा नहीं, हम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के डायरेक्शन का एंगल लेते हैं। कहाँ से? फर्स्ट पोलराइजर से, ठीक है। तो वो ये वाला थीटा था। फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूं, चलेगा ना। सो जो पोलराइज्ड लाइट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड है E1। अब देखो E1 को अगर मैं रिजॉल्व करूं अलोंग दिस एक्सिस T2, तो यहां पर स्कीमेटिक में समझ लीजिए। लेट्स से दिस इज E1 एंड दिस इज माय ट्रांसमिशन एक्सिस T2 ऑफ आवर एनालाइजर। तो E1 का कंपोनेंट अलोंग T2 क्या हो जाएगा? दैट वुड बी E1 cos ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा here theta is the angle between transmission axis of first polarizer and second polarizer. So this was my theta, बराबर है। So यहाँ this amplitude of wave coming out of second polarizer or analyzer is E2 and E2 would be equal to E1 cos of theta, ठीक। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब पहले पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस और दूसरे पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों अगर पैरेलल है तो cos ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है E2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू E1, और इस हिसाब से जितनी इंटेंसिटी पहले पोलराइज लाइट की रही होगी, मान लीजिए I1 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वायर, वैसे ही अब यहाँ पे I2 वुड ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट E1 का स्क्वायर। क्यों? कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी है?
0 डिग्री है, बराबर है। तो यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है I2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन कमिंग आउट ऑफ फर्स्ट पोलराइजर। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पोलराइजर को रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं इन लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसके कारण क्या होगा, थीटा की वैल्यू अब कुछ ना कुछ हमें मिलती जाएगी, और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू 0 से हटकर बढ़ाते जाऊं तो ऑब्वियसली ये जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में E1 के, वो कम दिखाई देगा, 1 से कम हो जाएगा। अगर मैं E1 को 0.9, 0.8 या 0.7 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो ऑब्वियसली E2 विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कमिंग आउट ऑफ एनालाइजर, उसकी वैल्यू कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी है लाइट वेव की विच इज कमिंग आफ्टर एनालाइजर विल ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। वैसे ही और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करते जाऊं, मान लीजिए 90 डिग्री पर लेकर गया, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, cos 90 इज 0। इसका मतलब है E2 विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल ऑल्सो बिकम 0, मतलब यहां से कोई वेव पास नहीं होगी, तो I2 विल बिकम इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो भैया कि I2 विल बी 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ रही है बात समझ में। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें ग्राफिकल वे में बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे से वर्टिकल एक्सिस पर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर थीटा प्लॉट करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड आवर पोलराइजर, ठीक है। तो देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इंटेंसिटी वुड बी मैक्सिमम से I1 या I, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर पोलराइजर। तो पोलराइज्ड लाइट की ये इंटेंसिटी है, पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी विच इज I। नाउ इफ यू आर रोटेटिंग द एनालाइजर अप टू से π/2 विच इज 90 डिग्री, तो ये जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होते होते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर है। तो ये हो गई 0। फिर आप क्या करोगे, देखो फिर आपने क्या किया, ये था 90 डिग्री में T2 एक्सिस, अब आपने फिर से इसको रोटेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप इसको रोटेट करते जाओगे, एक समय आएगा ये T2 जो है फिर से अलाइन हो जाएगा वर्टिकल, और एंगल बिटवीन T1 एंड T2 कैन बी रिटन एज पाई रेडियन। तो जब पाई रेडियन एंगल होगा, फिर से पूरे के पूरे ये जो वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे एनालाइजर से, और फिर हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो अगेन द इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू मैक्सिमम, ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट। ये हो गया कौन सा, पाई रेडियन वाला एंगल। फिर आप जैसे जैसे आगे जाओगे फिर से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एट 270 डिग्री होता है ना, सो 3π/2, सो लेट्स से दिस इज 3π/2, तो यहाँ पर इंटेंसिटी फिर से 0 हो गई। फिर अगर आप रोटेट करोगे अप टू 2π, कहाँ तक, अप टू 2π, तो फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे, वैसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करते हो तो भी आपको एक सिमिलर ऐसा वेव का वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट वी वर आस्क्ड, इंटेंसिटी वेरिएशन फॉर अ पोलराइज्ड लाइट वेव बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। अब देखो यहाँ पर I जो है, अगर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है आफ्टर पोलराइजर, और उसके बाद जो इंटेंसिटी मैं मेजर कर रहा हूँ आफ्टर एनालाइजर, तो एनालाइजर के बाद इंटेंसिटी कितनी आएगी, मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलराइजर कितनी आएगी, इसको अगर आपको डायरेक्टली बताना है तो मालूज लॉ का यूज किया जाता है। किसका, मालूज लॉ। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा मालूज लॉ पढ़ लेते हैं। मालूज लॉ सेज व्हेन अ बीम ऑफ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम बोल सकते हैं ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इंसिडेंट अपॉन एन एनालाइजर, द रिजल्टेंट वेव्स इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव मतलब कौन सी, द वेव कमिंग आउट ऑफ योर एनालाइजर और सेकंड पोलराइजर is vary directly as the square of cosine of angle between the transmission axis of polarizer and analyzer। तो ये है भैया direction of propagation। let's say this is my first polarizer, this is say second polarizer, ठीक। इनके मैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रांसमिशन एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, T1 एंड लेट्स से T2, दिस वॉज T1, दिस वॉज T2। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, दिस इज माय एनालाइजर, ठीक। और पहले पोलराइजर से जो लाइट वेव निकली है उसके कारण इंटेंसिटी है मान लीजिए I, या फिर मैं I1 लिख लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पोलराइजर के बाद अगर वो आ रहा है तो इंटेंसिटी अगर मैं I1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सेकंड पोलराइजर और फर्स्ट पोलराइजर के ट्रांसमिशन का एक्सिस है वो कितना है, ये सपोज मैं इसको थीटा मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, चलो दिस इज थीटा, if this is theta, and
जो लाइट की इंटेंसिटी आफ्टर एनालाइजर मुझे देखने को मिल रही है, अगर मैं उसको I2 कहता हूं तो एज पर मालूज लॉ द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव कमिंग आउट ऑफ एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली विद द square of cosine of angle between transmission axis of polarizer and analyzer. तो I is directly proportional to cos square of theta, where theta is the angle between transmission axis of analyzer and polarizer. ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमें काम होगा। यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, इस रिलेशन को थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो कोई पोलराइज्ड लाइट है, से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो एम्पलीट्यूड है से इट इज E1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली डायग्राम जो है उसी के फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। सपोज पहले पोलराइजर से लाइट चला, फिर वो सेकंड पोलराइजर तक आया, यहाँ से भी वो आगे चले जाएगा। सो ये जो पोलराइजर है, दिस इज एनालाइजर, दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस T1, दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस T2 एंड दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा। सो पहले पोलराइजेशन के बाद दिस आर द एम्पलीट्यूड ऑफ पोलराइज्ड वेव, इसको मैंने E1 लिखा है। सो कैन आई राइट I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 का स्क्वायर। आई वुड बी राइटिंग I1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ E1 का स्क्वायर। ठीक, अब आफ्टर एनालाइजर क्या हो जाएगा, हमें वही कंपोनेंट पास होते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पैरेलल है ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के। सो अगर यहाँ पे जो वेव्स बाहर आ रही है, इनका एम्पलीट्यूड है E2, सो E2 वुड बी इक्वल टू E1 कॉस ऑफ थीटा हियर। यहाँ पर इस E1 को हमने रिजॉल्व किया है अलोंग द ट्रांसमिशन एक्सिस। अब देखो, इफ आई से I2 is the intensity of wave after analyzer, that would be directly proportional to E2 का square. So I can directly write E2 will be equal to K times, I2 will be equal to K times of E2 का square, and E2 is nothing but E1 cos of theta. So इसका square आ जाएगा multiplied by cos square of theta. Now we know K into E1 का square is I1. So simply I2 is equal to I1 times of cos square of theta. अब देखो, पोलराइजर के बाद जो लाइट आपको रिसीव होने वाली है उसकी इंटेंसिटी तो फिक्स हो गई। अगर वो I1 है तो I1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट वेव थी जिसकी इंटेंसिटी थी 50। जैसे ही वो पहले पोलराइजर से पास हो गई, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 25, विच इज 50/2 एक्चुअली 25। तो 25 ये वैल्यू तो फिक्स ही है ना। अगर आप थीटा चेंज भी करते जाओगे, किसका, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइजर, अगर आप ऐसे उसको रोटेट भी करोगे तो किसके बीच में एंगल चेंज हो रहा है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइजर एंड सेकंड पोलराइजर। लेकिन जो पहले पोलराइजर के बाद वेव आई है उसकी तो इंटेंसिटी फिक्स है। इसका मतलब I1 हमेशा फिक्स होगा, चेंज क्या होगा, थीटा, विच इज एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो यहाँ पर T1 को अगर मैं कांस्टेंट लेता हूं, सो आई कैन राइट I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, विच इज माई मालूज लॉ, विच इज माई मालूज लॉ। आ रही है बात समझ में? दिस इज वॉट इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जब हम CET के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो इसका बार बार हमें यूज करना पड़ेगा। चलो, अब मालूज लॉ हमने समझ लिया, तो एक काम कर लेते हैं, 17 नंबर का एक्सरसाइज का छोटा सा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, उन्होंने बोला है अनपोलराइज्ड लाइट वेव विथ इंटेंसिटी I0 is इंसिडेंट ऑन टू पोलराइड्स। तो अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको दो पोलराइड से होकर गुजारा है। द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द वर्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू द सेकंड पोलराइड। तो देखो कितना सिंपल है, मान लो दिस इज द पाथ ऑफ ट्रैवल ऑफ लाइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी है I0। जब वो पहले पोलराइजर से पास होगा, पहले पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, अगर मैं इसको T1 लिख रहा हूं तो उसने वर्टिकल से कितना एंगल किया है, दिस एंगल इज हाउ मच, इट इज 50 डिग्री, ऐसे उन्होंने बोला है। फिर इसके बाद जो लाइट पास होगी उसके इंटेंसिटी को मैं लिख रहा हूँ I1, और हम जानते हैं पहले पोलराइजर से जब अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली गोज टू हाफ, दैट इज I0/2। अब हम क्या कर लेते हैं, एक सेकंड पोलराइजर यहाँ पर ले लेंगे, और उन्होंने कहा है कि इस सेकंड पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है T2,
दैट इज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अब वर्टिकल को वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब पहले पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस में T1 में और T2 में कितना एंगल होगा, तो 90 माइनस अगर आप 50 कर लो तो दिस एंगल इज थीटा कम्स आउट टू बी 40 डिग्री। और पूछा क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज पास थ्रू सेकंड पोलराइड। तो सेकंड पोलराइड के पास बाद जो लाइट वेव पास हो रही है उसकी अगर इंटेंसिटी मैं I2 कहता हूं, तो एज पर मालूज लॉ हम ये डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो एज पर मालूज लॉ I2, एज पर मालूज लॉ I2 will be equal to I1 multiplied by cos square of angle between the transmission axis of analyzer and polarizer। और ये जो सेकंड पोलराइजर है अब वही मेरा एनालाइजर बन चुका है यहाँ पे, सो आई कैन राइट I2 इज इक्वल टू I1 इज व्हाट, I0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। यस, और यही इसका आंसर भी। आप चाहो तो cos 40 को सॉल्व कर सकते हो लॉग टेबल से, उसकी वैल्यू फाइंड करके चलेगा ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जहां पर हमें ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ना है एंड वी विल बी आल्सो सीइंग पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करके फिर सीईटी के क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रूस्टर्स लॉ है ना वो भी रिलेटिवली बहुत छोटा सा पार्ट है, तो एक ही लेक्चर में हम ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक और साथ में सीईटी के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।